कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से इसे खत्म कर दिया। 2 जजों ने सरकार से कहा कि वो कानून बनाए। ये नया कानून कैसा होगा और क्या देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल जी, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मोइनुद्दीन, मुफ्ती शाकिर कादरी, मुस्लिम धर्मगुरु फिरोज बख्त अहमद, इस्लामी मामलों के जानकार अंबर जैदी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं सरकार के अगले कदम को लेकर देश में कैसी बहस छिड़ गई है। शायरा बानो, आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहां और अत्या साबरी, ये वो 5 महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी ट्रिपल तलाक ने तबाह की और अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ऐसी लाखों महिलाओं की एक बड़ी जीत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 3:2 की मेजॉरिटी से ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है कि आप 6 महीने में कोई लेजिस्लेशन लेके आई है, लेकिन ये माइनॉरिटी जजमेंट है। चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने माइनॉरिटी जजमेंट में कहा कि सरकार कानून बनाए। जजों ने ये तक कह दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार वो काम हमसे कराना चाहती है जो उसे करना चाहिए। अब सरकार कानून बनाने के लिए तैयार दिख रही है, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल और AIMIM चीफ ओवैसी का दावा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब सवाल ये कि अगर मोदी सरकार कानून लाई भी तो उसका प्रारूप क्या होगा? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव गांधी की सरकार की तरह झुकती नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए, समझ गए? हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे निर्देश दिया था कि मजबूती के साथ खड़े रहना, हम खड़े रहे। जरूरी है कि 6 महीने में कानून बने या नहीं? वो तो माइनॉरिटी व्यू हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी व्यू ने तो इसको रद्द कर दिया है। और दूसरी बात जो मेजॉरिटी व्यू है, जिसका भी हम स्वागत करते हैं, ये है कि जहां तक पर्सनल लॉ का सवाल है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती और संविधान के तहत उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनके डायरेक्शन को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है और बिल्कुल उस पे अमल किया जाएगा। तो अब तो कानून बनाने का भी बात ही नहीं है उसमें। नहीं, वो नहीं है, वो एक माइनॉरिटी जजमेंट है 2 जजेस का, 3 जजेस का मुख्तलिफ है, उनसे उनकी राय उससे मुख्तलिफ है। बहुत पहले से ही माना जा रहा था कि समान नागरिक संहिता की राह में 3 तलाक मोदी सरकार का पहला कदम है। 3 तलाक पर फैसले के बाद अगला कदम बढ़ाने की बातें शुरू हो गई हैं। वहीं इसका विरोध भी होने लगा है। मैं ये चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें और इस देश में जो सामाजिक बुराइयां उसके लिए सुधार करते जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अब अगला कदम हमारी सरकार की होनी चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड ले सकता हूं, ट्राइबल एरियाज हैं, चलिए लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखते हैं गुजरात में ट्राइबल कैसा रेस्पॉन्ड करेंगे। पूरा ट्राइबल उठ जाएगा, 13% वोट है ट्राइबल का गुजरात में, तो कहां यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? रजत राकेश टंडन और यतेंद्र शर्मा के साथ प्रकाश पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार सुर्खियों में कब आया, आइए आपको बताते हैं। देश में मामला पहली बार 1840 में उठा था। 1986 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शाहबानो का पूर्व पति उससे गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने फैसले में कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए विवादास्पद कानून लेकर आई। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको बताते हैं। देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून बने। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बने। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार का अगला कदम होगा? सबसे पहले चलते हैं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, कई सारे मुस्लिम चिंतक, मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। क्या कांग्रेस इस व्यू को मानती है? क्योंकि आपने तो इस जजमेंट का स्वागत किया और आप स्वागत करने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। देखिए दीपक जी, इत्तेफाक से मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने हमेशा ट्रिपल तलाक को गलत समझा और कुरान के खिलाफ समझा और हमेशा इसकी मुखालफत की।
सरकार ने आज, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, तो मैंने कांग्रेस की तरफ से तो इस्तकबाल किया ही इसका। बहैसियत एक मुसलमान मैंने खुद भी ये कहा कि ये एक अच्छा फैसला है और इससे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। दूसरी अहम बात, ये कोई मैंने जो बात कही है वो एंटी इस्लामिक बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कुरान के अंदर जो तरीका दिया गया है वो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर उसको अपनी जिंदगी में आदमी इस्तेमाल करे, अगर जरूरत पड़े कभी, तो वो तरीका ज्यादा बेहतर है। ये एक नशिस्त में 3 बार तलाक दे करके औरत को बाहर निकाल देना, इसकी मेरे ख्याल में इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं थी और ना है और ना शायद आगे होगी। मैं आगे ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोर्ट की तरफ से के लिए एक दरवाजा पीछे से खोलने की बात है, मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोर्ट का मतलब, अगर कुछ हमारे मुस्लिम उलमा या कुछ लीडर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आएगा, तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर दें। कॉमन सिविल कोर्ट के लिए सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाना बुनियादी गलत है। इसमें हर एक से पूछा जाएगा, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, यहां तक के हर धर्म के लोगों से और हर वर्ग के लोगों से उसमें राय ली जाएगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सरकार सोच रही है या हम भी जो सोच रहे हैं वो वैसा ही हो। लेकिन मुझे हैरत है कि बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी और की राय लिए, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की जो कोशिश होती है कॉमन सिविल कोर्ट के हवाले से, वो ऐसा ही है जैसे स्पेन के अंदर आप देखते हैं ना कि वो बुल आता है और उसको एक लाल कपड़ा दिखाया जाता है और वो लाल कपड़े को खतरा समझ के उसके ऊपर दौड़ता है और जब वो उस पर सींग मारता है तो पीछे कुछ भी नहीं निकलता है। ये लाल कपड़ा हमेशा मुसलमानों को दिखाया जाता है कॉमन सिविल कोर्ट का, और उसके पीछे वो दौड़ते भी हैं और उसको सींग मारने की भी कोशिश करते हैं, जबकि उसके पीछे कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि कॉमन सिविल कोर्ट के लिए अगर सरकार के पास कोई रोड मैप है, अगर कोई उनके पास इसका वो है, आपने अभी 1-2 बातें कही कॉमन सिविल कोर्ट के हवाले से कि उसका बुनियादी खाका ये हो सकता है, लेकिन अगर मैंने भी संभावना बताई है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिए, तो उसको आप अपनी बात कंक्लूड करिए। मानना पड़ रहा है जो चलिए मैं आपसे आपकी बात से एग्री करता हूं कि आपने संभावना बताई। सरकार इसको ये समझ लेना कि सिर्फ मुसलमानों से ही इसका ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पर गलत है और इसको सिर्फ मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करना सियासी साजिश है और उनको भड़काने की कोशिश है। तो मैं तो मुसलमानों से भी कहूंगा कि भाई आप क्यों भड़कते हो इस बात पर, कहिए अगर आपको सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लाना है तो उसका खाका पेश कर दीजिए। अगर सब लोग मान लेंगे तो हम भी देखेंगे उसको, उसमें क्या परेशानी की बात है। ठीक है, डॉक्टर मोइनुद्दीन, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी सोच की है कि आप ये देखते हैं कि जो कॉमन सिविल कोड है उसको लाने के लिए पिछला दरवाजा खोला गया? समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी अब जो सोचे, लेकिन मेरी जो अपनी जाती राय है कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे मुद्दे उठा रही है जो मुसलमानों से रिलेटेड हैं। इनके संकल्प पत्र जो इन्हीं में जो वायदे किए उस पर तो कोई बात नहीं होती है, और पूरे इन्हीं ने 3 साल के अंदर मैं जो देख रहा हूं कि चाहे वो स्लाटर हाउस का मसला हो, ट्रिपल तलाक का हो, नेशनल एंथम का हो, सांग का हो, हाजियों को चेतावनी देने का हो, लव जिहाद हो, घर वापसी हो, गौ रक्षा है, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद यही इनकी उपलब्धियां हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं बैक डोर से। जो आपने खदशा जाहिर किया है वो बिल्कुल सही है। बाकायदा इन्हीं ने एक पैनल बनाया है वकीलों का जो पूरे संविधान के ऊपर देख रहा है कि संविधान की वो कर रहा है कि उसमें कौन सी चीजें ऐसी है जिसको हम चोट करें, क्योंकि इस संविधान में जब देश आजाद हुआ तो इस संविधान में हमको शरीयत के मुताबिक जो हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कहा गया, हम देखते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है। मोइनुद्दीन साहब, आपको यही रुकना होगा, सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है इस मामले को। लेकिन जफर इस्लाम साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे
क्या ये पिछले दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश है? और डॉक्टर मोइनुद्दीन ने जो सवाल उठाया कि भाई ऐसे इश्यूज को टच किया जाता है जो माइनॉरिटीज से, मुसलमानों से रिलेटेड हो, जैसे गौ हत्या, जैसे स्लॉटर हाउस। ठीक है, मैं मानता हूं स्लॉटर हाउस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ग्रीन ट्रिब्यूनल का जजमेंट था, वो मानना था, लेकिन लव जिहाद, घर वापसी, ये सब क्या है? देखिए दीपक जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने समाज के लिए सोशल रिफॉर्म्स की दिशा में कुछ काम नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है नए भारत के निर्माण के लिए सोशल रिफॉर्म्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज को, जो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो या और किसी चीज से रिलेटेड हो, बट वो रिफॉर्म्स का एक की पेशकश हो, तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज को बिल्कुल मुस्तैदी से उठाएगी और उठाती रहेगी। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये बैकडोर से, देखिए जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि ट्रिपल तलाक पे जैसे हमारा स्टैंड था, बहुत क्लियर था, चाहे वो पार्टी का हो या सरकार का हो, लेकिन उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी हमारी जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है। हम कांग्रेस की तरह मिसलीड नहीं करते, समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हम तो हमारे स्टैंड को बहुत क्लियर रखते हैं, जो कि समाज के हित में अच्छा हो, वही उसी दिशा में हम काम करते हैं। जो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड होता है हम उस पर काम करते हैं। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब आएगा समय, तो हम उस पर पूरी टिप्पणी करेंगे, लेकिन आज ये इस फैसले को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। ये फैसला जो है सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, ये मसला जो है सिर्फ ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने खत्म कर दिया है। और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं की जो पीड़ा थी, जो मुस्लिम महिला ने आज तक जो पिछले 70 सालों में इंडिपेंडेंट इंडिया में उनको जो एम्पावरमेंट की कमी थी, जो उनको जो राइट्स इक्वालिटी की बात जो थी वो नहीं हो पा रही थी, बराबरी डिसएग्री नहीं करता हूं, बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, वो हमने आज दिलाने की कोशिश की। और बीजेपी ने अपने फंडे बड़े क्लियर रखे। लेकिन मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता आपकी ये बात कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड अब आना चाहिए। मोइनुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि आप गौकशी, स्लॉटर हाउस, लव जिहाद और घर वापसी ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं जो मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट करते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक जैसा मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज पहली बार नहीं कहा कि कॉमन सिविल कोड के बारे में, उन्होंने बराबर से कहा। और भारतीय जनता पार्टी की स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत क्लियर है। मुझे उस नहीं जा रही थी कि हमारे इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो बराबर कहते हैं, बराबर का, लेकिन जहां तक नहीं, बिल्कुल, लेकिन आज कहा या पहले कहा, हमारी बात बहुत, हम तो चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन ये इस तरह से समाज को तोड़ने वाली बात नहीं। आज क्यों कहा? सारे लोगों से डिस्कस तो हम कह रहे हैं, और डिस्कशन के बाद जब भी कोई मुस्लिम मसला आता है आप एक के बाद दूसरी पक्ष जोड़ देते हैं। लेकिन जो आप नहीं, मैं तो ये सवाल करता हूं कि कांग्रेस की सरकार 70 साल थी, आज आप एक खाका उसके पेश कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आप क्यों नहीं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आए? क्यों नहीं आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कोशिश की? क्यों नहीं आपने ट्रिपल तलाक के बारे में कही? आज आप लाइन में खड़े होकर जब समाज चाहेगा तो आएगा। आप समाज के बगैर चाहे आते हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं और उसमें आपको शर्म नहीं आती। आज बैठ करके आप उसको डिफेंड करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप इसको वेलकम कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी है आपकी वेलकम करना, इसलिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर साहब ने आज अगर सवाल उठाए, एक का भी जवाब दिया, तो आप इसको वेलकम नहीं करते। कोई भी जवाब दिया अभी तक कि हमने कोई ऐसे इशू नहीं, जब हमने आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं इस देश के अंदर समाज में। व्यक्तिगत ना हो, आप देखिए स्लॉटर हाउस, आपकी निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं होता है। नहीं, हमारी निशाना और निगाह एक ही जगह ही। कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है, मुसलमानों को। आपने लोगों की जिंदगी जीना हराम कर रखी है 70 साल में, और उसके बाद हमने तो यही कहा है, जो करके जो किया है वही किया है, और जो कहेंगे वही करेंगे। नहीं, हमने अरे आज मुस्लिम महिलाओं से पूछिए ना, अपने घर में जाके पूछ लीजिए। आज आपके घर वाले पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। लेकिन आपने स्लॉटर हाउस के बारे में
नहीं, आपने क्या स्लॉटर हाउस गलत जितना समाजवादी पार्टी ने गलत तरीके से स्लॉटर हाउस खोल के रखा था, सरकार का यही काम है गलत स्लॉटर हाउस खोल के रखना, स्लॉटर हाउस खोल के, और आप उसके आप उसके अरे स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हो, आप ये बताइए आज आपको क्यों नहीं लग रही है? आप ये सवाल का जवाब मांग रहा हो, जो जफर इस्लाम साहब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप नहीं सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। देंगे कहाँ से? ये क्या जवाब देंगे? ये झूठे लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तुष्टिकरण की ये झूठे लोग हैं, तो आप है मक्कार झूठे लोग हैं। 70 साल हो गए मुसलमानों की हालत में खड़ा किया। आईना देखना है तो तुष्टिकरण करना है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। ये झूठ तो फरेबी लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, वो आपके लिए आईना है, हमारे लिए नहीं। अरे अपना आईना तो देखो पहले, आपके लिए आईना। हमको क्या दिखा रहे हो? आपने मुसलमानों को भड़का के क्या हो रहा है? अरे हम तो अच्छा कर रहे हैं। हमारी सरकार का नतीजा है कि आज आपके घर में भी हमारी सरकार होती रहेगी। आज मुस्लिम जाहिल होंगे आप, और जाहिल होंगे आपके पार्टी के लोग। आप इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको उससे भी गंदे जुबान में बात कर सकते हैं। इसलिए नेशनल पार्टी के लोग नहीं, देखिए समझिए, मैं जफर भाई आपको बहस को आगे बढ़ाते हैं, और बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे चलता हूं मीम अफजल साहब के पास। अफजल साहब, आप पर एक सीधा आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस पार्टी में दो गुट बने हुए हैं। जैसे एक परसेप्शन की बात है कि कपिल सिब्बल ने लॉयर की कैपेसिटी में, वकील की कैपेसिटी में साथ दिया इनका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का। इसने भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करा कि कपिल सिब्बल साहब इतने बड़े वकील हैं और वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही आर्गुमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने यहां तक जोड़ दिया कि अगर राम मंदिर आस्था का प्रश्न है तो 3 तलाक भी आस्था का प्रश्न है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और बहुत बड़े लीडर भी हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रविशंकर प्रसाद जी ने आज 2-3 बातें तो क्लियर कर दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छा बोलने वाले वक्ता हैं, और पहले यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे तो भी अच्छा ही बोलते थे, आज भी अच्छा ही बोले हैं। उन्होंने कहीं कोई लगी लिपटी बात नहीं की है, अपना मुद्दा साफ जाहिर कर दिया है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है उनसे करने के लिए। जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे, और आपने 2-3 बार जफर इस्लाम साहब से ये बात पूछी कि भाई क्या आपके पास सिर्फ वही मुद्दे रह गए हैं जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो? क्या आपके पास सिर्फ वही मुद्दे रह गए हैं जिससे मुसलमान भड़कते हों? आपके पास सिर्फ वही मुद्दे रह गए हैं जिसके जरिए आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर सकते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए पावर में आई है, और आगे भी इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए? बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। अभी पहले सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा। अरे जवाब दीजिएगा जफर भाई, जवाब दीजिएगा। अरे सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए और उन मसलों को हल करने के लिए पावर में आई थी, या रोजगार को देने के लिए आई थी? क्या महंगाई को कम करने के लिए आई थी? जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए हैं, ये तो वो वादे हैं जो लास्ट में लिखे गए, लेकिन जो बुनियादी तौर पर वादे किए थे उनको किस हद तक पूरा गया? और मैं दीपक जी एक बात की शिकायत करता हूं, मीडिया के लोग भी जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सबसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें सही मानों में सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठते हैं, वो मुद्दों पर बहस क्यों नहीं होती? वो मुद्दे अदालतों में क्यों नहीं जाते हैं? वो मुद्दे जो हैं रोजाना बहस का मौजू क्यों नहीं बनते हैं? सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, तो सारे मुद्दे बताए, चाहे तलाक। मैं तो तलाक वाला जो मुद्दा है, मैं तो साथ हूं। मैं तो समझता हूं कि जो गलत था उसको सही, सुप्रीम कोर्ट ने सही करने का काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों को मुसलसल टारगेट बनाते रहे। अभी जामिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मसला उठाया जा रहा है, उसके बाद अलीगढ़ का उठाया जाएगा, उसके बाद कुछ और किया जाएगा। तो
तो क्या ये पूछने ठीक वाला है, जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, फिर मैं अंबर जी के पास भी जाऊंगा, फिरोज साहब के साथ भी जाऊंगा, क्योंकि हमने पॉलिटिकल डिस्कशन काफी लंबा हो गया। इसको गालियां देने की बजाय जवाब दे दीजिएगा। जफर भाई देखिए दीपक जी, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जो दोनों साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं, ये दोनों तुष्टीकरण की पॉलिसी है। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज किया कि अपीजमेंट की पॉलिसी, उसी तरह उनके चश्मे से सिर्फ यही मुद्दे दिखते हैं जो कि मुद्दा भी नहीं है। इस मुद्दे को बनाने में उनका हाथ है, हमारा कोई हाथ है। एक मिनट चुप रहिएगा आप, जरा अरे थोड़ा सिविलाइज होकर रहिए, प्लीज सुन लीजिए। अफजल साहब बड़े अनसिविलाइज इंसान है आप, हर वक्त हम साथ हैं इसलिए साथ बोलेंगे। थोड़ी सिविलिटी लाइए अपने, शिवसेना को बुलाइए ना, लाइए अपने आप पे, वो बताएंगे आपको कि आपके साथ है या नहीं है। सुनिए, सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत देर से बकबक किए जा रहे हैं, सुन लीजिए। अब जो हम कह रहे हैं, आपने सिर्फ एक ही काम किया जिंदगी भर, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की गलत बकवास मत कीजिए आप, के लिए, इसलिए कि आप बकवास मत करें, आप इस तरह की बातें करते हैं। करता हूँ, आप देश की रूलिंग पार्टी और आप देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का प्रवक्ता है। आप बकवास सुन रहा हूँ मैं बहुत देर से। अब आप कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए और लोगों को ही बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बकवास कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी आप बकवास समझ रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप सवाल किया है तो जवाब दीजिए। आपने बहुत दिन से आपको अगर समझ में आता है तो आप सच्चर नहीं, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के अपने पार्टी के बारे में खुद बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिमों के साथ क्या किया नहीं, मुस्लिम समाज के साथ क्या किया है वो बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाऊंगा। जफर इस्लाम साहब, मैं आप दोनों से कहूंगा कि टेम्परेचर हम थोड़ा ठंडा कर लें। हम देश के नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, बहस में मेरे पास चूंकि बहुत ही कम वक्त बचा है, और अंबर और फिरोज बख्श साहब दोनों मुझसे जुड़े हुए थे। अंबर, आप इस पूरे फैसले को कैसे देखती हैं? आपने उससे जुड़ी पॉलिटिक्स भी देख ली, आपको क्या लगता है इन तमाम चीजों के बारे में? देखिए, आप व्यक्तिगत क्रिटिसाइज मत करिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आज जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऐतिहासिक फैसला है, उसके बारे में बात करूंगी। आज एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हम लोग कई सालों से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे थे, और विक्टिम्स से हम लोग मिलते थे। मुस्लिम महिलाएं जो बहुत ज्यादा गरीब महिलाएं हैं, बिना एकदम अनपढ़, वो किस परेशानी से जूझती थी। छोटे बच्चों के साथ उनको बेसहारा छोड़ दिया जाता था, बिना किसी सिक्योरिटी के, सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर। अगर हम सिर्फ उस मुद्दे की बात करें, सिर्फ आप लोगों को मौका मिल जाता है सिर्फ इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का। आप बेहतर है कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात हो रही है आज, हम उसी की बात करें और उसी की पैरोकारी करें। यही मैं कहना चाहती हूँ। और अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल हम इस बात को छोड़ दें। दोनों नेशनल पार्टी के आपसे और मुझसे बहुत समझदार लोग हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको उन तक छोड़ देना चाहिए। उनसे हमने जो अपील करनी थी कर दी। फिरोज साहब, आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुसलमानों के सामने एक हवा क्यों खड़ा किया जाता है, जिसकी बात हम हमेशा कर रहे हैं, हमेशा की जाती है। मोइनुद्दीन साहब ने भी बोला, मीम अफजल साहब ने भी बोला, और कई सारे मौलाना बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो मतलब एक तरह से अटैक हो रहा है हम लोगों पर। आप क्या इस परसेप्शन से सहमत हैं? पहले तो दीपक चौरसिया साहब, शुक्रिया के 45 मिनट में मुझे मौका मिला कुछ कहने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उन तमाम खवातीन को जो अपने इन मामलात को, जो उनके साथ नाइंसाफी की गई है, सुप्रीम कोर्ट में लेके गई। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को 15 अगस्त को आजादी मिली, तो इन मुस्लिम महिलाओं को आज 22 अगस्त 2017 को आजादी मिली। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अच्छे दिन किसी के आए हों या नहीं आए हों, लेकिन गारंटी से मैं इस बात को कह सकता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब बात आई थी, आपने दीपक भाई बात रखी है उसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई मुसलमान, कोई भी तबका हिंदुस्तान का नहीं डरता। मैं तो कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड कल का होता हुआ आज आ जाए, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, उसका ड्राफ्ट सामने कुछ नहीं आता है। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, दे गो एट टू बेल द कैट।
मतलब ये मेरे समझ में नहीं आता, ये सबको अफेक्ट कर रहा है, वो क्यों डर रहे हैं? हम किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी से नहीं डरते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अपनी बात को पूरा करूं, कंक्लूड करिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे खुशाइन बात है। दूसरी बात यह, मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी बात हो गई, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात हो गई। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का गुणगान होगा। बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी इसलिए अच्छा होगा कि इस्लाम हमेशा अंडर स्कैनर है, कभी टेररिज्म के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो मैं अब समझता हूं कि एक अच्छी राह खुली है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, और इसके लिए हालांकि मैं किसी पार्टी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं, मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी मैं, और सबसे ज्यादा बिल्कुल सही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जफर भाई, मीम अफजल सर, हम फिर से इस इशू को जरूर डिस्कस करेंगे, एक बार एक पूरे पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि आखिर इस इशू को जिसको डॉक्टर मोइनुद्दीन ने उठाया उसका मतलब क्या था।